जय हिंद और सभी को नमस्कार। देखिए, हिंदी में हम वर्णमाला पढ़ा रहे थे। वर्णमाला में शुरू में कुछ आपको भाग 1 भाग 2 में बताया है कि वर्ण जो होता है वो एक अखंडनीय ध्वनि होती है, मतलब इसके खंड नहीं किए जा सकते, और इसको अक्षर भी कहा जाता है क्योंकि इसके खंड नहीं किए जाते तो अक्षर भी कहते हैं। और वर्ण का दूसरा नाम ध्वनि भी है। देखिए, जो ध्वनि होता है, आवाज, तो ध्वनि एक सुनने वाला रूप है, यानी इसको ध्वनि को श्रुति रूप कहते हैं, और अक्षर को या वर्ण को लिखित रूप कहते हैं। उसके बाद हमने वर्ण के 3 भेद बताया आपको, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर पे चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर में भी आगे बढ़ गए हैं। दूसरे भाग में आपने देखा स्वरों पे चर्चा हुई है। स्वरों का कुछ वर्गीकरण मैंने बताया है। तो जो आपको मैंने ह्रस्व दीर्घ बताया है वो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, उच्चारण यानी बोलने में जो समय लगता है उसके आधार पर हमने आपको बताया है कि स्वर जो होते हैं वो ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त भी होते हैं। और जब समय की बात आई तो एक प्लुत स्वर भी होता है जो समय के आधार पर ही होता है। एक जो प्लुत स्वर होता है वो समय के आधार पर होगा, भी बात करेंगे कि अब कौन सा स्वर होता है। इसमें हमने ह्रस्व की बात कर ली है कि जो छोटे होते हैं जिनके बोलने में कम समय लगता है। हम फिर से चर्चा कर रहे हैं, जिनके बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं, और जिनके बोलने में, अब आप कहोगे अधिक समय लगता है, नहीं। अच्छा, हमने कहा जिनके बोलने में कम समय लगता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जिनके बोलने में कम से कम समय लगता है, कम से कम यानी उससे कम ना हो सके, तो वो ह्रस्व कहलाते हैं। और जिनके बोलने में ह्रस्व का, भाई अगर हम कहें कम से कम समय तो ह्रस्व, तो आप इसको कह सकते हो अच्छा तो जिनके बोलने में ज्यादा समय लगे वो दीर्घ, अधिक से अधिक नहीं, अधिक से अधिक तो भी खाली यही बोलते रहेंगे, नहीं। जिनके बोलने में कम समय लगे वो कहलाते हैं ह्रस्व। और ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और जिनके बोलने में ह्रस्व का 2 गुना समय लगे, ह्रस्व का 2 गुना समय लगे, उन्हें दीर्घ कहते हैं। तो इसको द्विमात्रिक भी कह सकते हैं। और जिनके बोलने में ह्रस्व का 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसको त्रिमात्रिक भी कहा जा सकता है। तो हम ह्रस्व और दीर्घ की बात कर चुके हैं। ह्रस्व होते हैं अ, इ, उ, री, यानी 4 होते हैं। दीर्घ होता है आ, इ, उ, और संयुक्त स्वर शायद हमको भी लिखाना है या दूसरे भाग में लिखा दिए हैं। संयुक्त स्वर होते हैं ए, ऐ, ओ, औ, उनमें कोई दीर्घ नहीं होता। अब हम प्लुत स्वर की बात करते हैं क्योंकि उधर सब काम हो गया है। प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत, हालांकि ज्यादा हिंदी में कम प्रयोग किया जाता, संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत से तो हिंदी आई है, इसलिए हम कहते हैं हिंदी जो है हमारी नानी है। हिंदी हमारी क्या है? नानी है। क्यों? वो सॉरी, संस्कृत हमारी नानी है क्योंकि हिंदी हमारी माता है, और हिंदी की माता संस्कृत है, तो संस्कृत नानी हुई कि नहीं? तो ये ज्यादातर नानी में प्रयोग होते हैं। ये प्लुत स्वर होता क्या है? प्लुत स्वर को अभी हमने बताया त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर होता है ये इसको लुप्ताकार भी कहा जाता है। लुप्ताकार आपने देखा होगा, एक लिखा जाता है ओम। ये ओम तो फिजिक्स में होता है, भौतिक विज्ञान में इस तरह लिखा जाता है। एक ओम ऐसे लिखा जाता है, इसको लोग स्टाइल में ओइम बोल देते हैं। ये ओइम नहीं है, ये है ओम, यानी इसका कोई उच्चारण नहीं होता, इसीलिए इसको लुप्ताकार कहते हैं। और इसके हिसाब से इस पर ज्यादा जोर देते हैं। तो ये जो लुप्ताकार है इसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर केवल एक होता है और इसके उच्चारण में ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व का 3 गुना समय लगता है और ये हिंदी के 3 की तरह बनाया जाता है। चाहे ओम हो, कोपि हो, प्रथमोपि हो, प्रथमोध्याय हो, कोई भी शब्द हो तो उसको
प्लुत स्वर कहा जाता है। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो उच्चारण में लगने वाले समय के हिसाब से हमने आपको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत और संयुक्त स्वर बताया। अब दूसरा जो होता है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा मतलब जीभ। जिह्वा लिखने के लिए हा में चाहे हलंत लगा दो, आप ऐसे लिख दो, सही है। और चाहो तो आप हलंत न लगा के यहीं पर वा लगा दो। ये शायद दिख नहीं रहा होगा, हम आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाते हैं। जैसे ये हा है, ऐसे बनता है। यहां से हा को आधा किया, यहां से हा को आधा किया और इसमें वा लिख दिया, तो ये हुआ बन गया। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, यानी स्वरों को बोलने में जब जीभ का प्रयोग होता है, उसके आधार पर जो होते हैं वो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो आप चाहो तो ये बात लिख सकते हो, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, तो इसे जिह्वा से ही इसके परिभाषा हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप समझ लोगे हो जाएगा। अग्र माने आगे, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग हो उनको कहते हैं अग्र स्वर। जिनके प्रयोग, जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कुछ प्रभावित होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग प्रयोग में लाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पश्च भाग कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से होते, तो आप बोल के देख सकते हो। देखिए अग्र स्वर जो होता है, इसमें सबसे पहले मध्य स्वर आप समझ लो। मध्य स्वर केवल एक होता है अ। अब आप सोचोगे इसमें जीभ का प्रयोग, जीभ की जो बनावट होती है, बीच का भाग थोड़ा प्रभावित होता है, तो छोटा आ जो है वो मध्य स्वर कहलाता है। और आपको मालूम है छोटा आ जो है वो मूल स्वर भी है। आपको मालूम है छोटा आ जो ह्रस्व स्वर भी है। तो अभी इसको हम एक चार्ट बनवा देंगे कि छोटा आ कौन कौन से स्वर है। तो मध्य स्वर केवल होता है अ, छोटा आ। और जो अग्र स्वर होता है वो छोटी ई, बड़ी ई। छोटी ई अगर आप बोले ई, देखो जीभ का आगे वाला भाग प्रयोग होता है। छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ, ये होते हैं अग्र स्वर। और बाकी जितने बचे सब पश्च स्वर होते हैं। पश्च स्वर यानी पश्च स्वर कौन से बचे? आ, बड़ा आ, और कौन सा बचा? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और क्या बचा है भाई? और ओ और औ। ये देखा जाए तो पश्च स्वर होंगे, यही बचे। तो अग्र स्वर आपको याद कैसे करना, दिमाग में कैसे सेट करना है? मध्य स्वर याद रखना है। मध्य स्वर केवल एक, और उसके बाद अग्र स्वर याद कर लेना, ई, ई, ए, ऐ, यानी कि ई वाले और ए ऐ वाले, और बाकी जितने बचे सब पश्च स्वर हो जाएंगे। तो अग्र स्वर मतलब जिनके प्रयोग में, जिनके उच्चारण में जीभ का अगला हिस्सा काम करता है वो ई, ए, ऐ होते हैं। मध्य स्वर जीभ का मध्य भाग प्रयोग किया जाता है वो छोटा आ होता है। और पश्च स्वर यानी जो बचे हैं वो होते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? निम्न में से कौन सा मध्य स्वर है या निम्न में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? अरे सवाल कैसे भी पूछें, जब आपको जवाब पूरा रखा है आपके पास तो सवाल इसी में से तो पूछेंगे। तो ये जीभ के प्रयोग के आधार पर लिख सकते हो आप। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर होते हैं ई, ए, ऐ, और पश्च स्वर होते आ, उ, ओ, औ, और मध्य स्वर केवल एक होता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो और इसके बाद फिर अब जीभ का प्रयोग हो गया। ध्यान से देखिएगा, है ये 10-11 ही, लेकिन बहुत नाम है इनके। अब होंठ के प्रयोग के आधार पर, ओष्ठ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ओठ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। होंठ का प्रयोग यानी कि होंठ आप जानते हो यही तो होते हैं। कुछ स्वरों के उच्चारण में स्वर, होंठ जो होते हैं
ऐसे बन जाते हैं, एक सर्कल की तरह यानी वृत्त की तरह। अब बोल के देखो जरा किसके उच्चारण में ऐसे बनते, पीआईजी साहब की तरह। ओ बनता है कि नहीं, ओ के उच्चारण में बनता है। और देखा जाए तो उ, उ यानी उ उ ओ आओ, इनमें जो है सर्कल बनता है होंठ का, यानी वृत्त बनता है, तो इनको कहते हैं वृत्तमुखी। क्या कहेंगे, वृत्तमुखी। और जितने बच्चे हैं उनमें वृत्त नहीं बनता होंठ का, तो उनको कहेंगे क्या, आवृत्तमुखी। याद करने में दिक्कत होगी क्या, कुछ नहीं है। होंठ के प्रयोग के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ एक गोलाकार वृत्त की तरह बन जाते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहेंगे, और जिनके उच्चारण में होंठ जो है वृत्त की तरह नहीं बनते, आ लगा है नहीं बनते, वो होंगे आवृत्तमुखी। भाई होंठ दो ही हैं, इनके आधार पे और क्या हो सकता है। भाई जीभ के आधार पे जीभ के 3 भाग थे, आगे पीछे मध्य, तो 3 भाग हो गए। होंठ 2 ही है तो इनका आकार या तो वृत्त की तरह होगा और या तो नहीं होगा। तो जब वृत्त की तरह होगा तो वो होंगे क्या भाई, आ में तो होंठ नहीं बने, आ ऐसे बोल सकते हो आप, वृत्त कहां बना, आ नहीं बना, लेकिन ई नहीं बना, लेकिन उ यानी ऊ होगा, और ऊ ये भी होगा वृत्तमुखी, और ओ होगा, देखो होंठ बना है, और आओ। ये 4 जो होते हैं वृत्तमुखी हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो सब अवृत्तमुखी हैं। यानी बचा क्या, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ हो गया, ए और ए, यानी 4 6 4 10। तो होंठ के प्रयोग के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हो गए, वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। आप पहले वृत्तमुखी याद कर लो, उ ओ, क्योंकि इसमें होंठ ओ आ होता है, बाकी जो बचे हैं वो आवृत्तमुखी होते हैं। बात समझ में आ गई। हमने कहा था कि वर्णमाला भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल आते जरूर हैं, आप आराम से पढ़ें। तो अभी तक हमने आपको उच्चारण के आधार पर, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत, और जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च कौन कौन होते जरूर ध्यान देना है, और होंठ के प्रयोग के आधार पर वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी 2 बताए हैं। इसके बाद अभी आप उच्चारण स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, फिर और कई प्रकार हैं, उनको मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि ऑनलाइन है। जब कोई चीज मोबाइल में आपके होती है तो आप बैठते कहाँ हो पढ़ने के लिए। अगर यही क्लास पढ़ाए होते तो 1 घंटा पढ़ाते तो 1 घंटे आप बैठते, लेकिन मोबाइल में पढ़ते समय क्या होता है कि ज्यादा टाइम हुआ तब तक कोई काम पड़ गया, पता लगा ऊपर आ गया टिनिंग टिनिंग मैसेज, ये तो आप डिस्टर्ब होते हैं। तो हम चाहते जितना पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, कम पढ़ो, वो ठीक है। तो इतना आज रखो, इसके बाद हम आगे का जो है अगले वीडियो में देंगे। और इस पे कोई अगर आपको क्वेश्चन है, कोई बात है, तो आप उसको हमें बताइएगा, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही ये तो जो आप काम कर रहे हो मैंने बताया अपने लिए कर रहे हो, हमारे लिए भी कुछ करना है। आपको क्या करना है, इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आगे जितना हो सके इसको बढ़ाना है। उससे क्या होगा, उससे भी देखा जाए तो फायदा आपका ही है। हम जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ जाएंगे, और जब लाइव में आ जाएंगे ना तो समझ लो लाइव में आ